भाई जापान का ट्रिप कैसा रहा आपका? भाई मेरी लाइफ का पहला इंटरनेशनल सोलो ट्रिप था। मैं गया 1 महीने के लिए, मेरा क्लियर है, मैंने कहा जापान जाना है, 1 हफ्ते के लिए तो जाऊँगा नहीं, 15 दिन के लिए तो जाऊँगा नहीं, मैं जाऊँगा तो 1 महीने के लिए जाऊँगा। भाई वीज़ा अप्लाई किया था 15 दिन का, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम वीज़ा हो गया था रिजेक्ट जापान का। मेरे को लास्ट ईयर जाना था जापान, मेरा हो गया वीज़ा रिजेक्ट। मेरे को लगा इस बार भी लगे ना लगे 15 दिन का अप्लाई करता हूँ। 15 दिन का अप्लाई किया, उन्होंने मेरे को 1 महीने का वीज़ा दिया। मैं कहा ठीक है भाई 1 महीना रहेंगे। ऐसा भी हो जाता है कि 15 दिन का अप्लाई करो, वो एक्स्ट्रा डेज का दे देंगे तुमको? हो सकता है कि वीज़ा अगर मैं 14 दिन का अप्लाई करता तो 15 दिन का मिलता, बट मैंने 15 दिन का अप्लाई किया, इसलिए उन्होंने मेरे को 30 डेज का दिया। ऐसा मेरा स्पेकुलेशन है, बट मेरे को पता नहीं भाई कि एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि मेरा होता ही है। हम भी जब यूरोप गए थे तो 3 महीने का हमें भी मिल तो गया मेरा तो फर्स्ट था भाई, फर्स्ट इंटरनेशनल था, तो मैं लास्ट में फंस गया भाई वहाँ पे। बहुत बुरा फंस गया भाई, मतलब जापान में। तो जापान में ना एक आइलैंड चेन है जिसको इजू आइलैंड बोला जाता है। बहुत सुंदर आइलैंड है उसमें, ठीक है। टोक्यो से मेन 340 या 350 किलोमीटर दूर है समुद्र में, बहुत छोटा आइलैंड है। और वो आइलैंड पे इतनी, आप फोटो यहाँ पर आप देखना, मैं दिखाऊंगा फोटो, यहाँ लगा भी देना। डबल वॉल्केनो है उस आइलैंड पे, ठीक है। और वो देखने में क्या सुंदर लगता है वो आइलैंड, मेरे को था बहुत सुंदर है, यहाँ जाएंगे। अब वहाँ जाने के लिए आपको 2 फेरी बदल के जाना पड़ता है, दैट इज़ दी ओनली ऑप्शन। टोक्यो से लगते हैं कुछ 14 या 16 घंटे टोक्यो से। तो टोक्यो से आप पहले फेरी लेते हैं, ओवरनाइट जर्नी, रात में फेरी में बैठेंगे, सुबह उतरेंगे, देन वहाँ से एक नई फेरी लेंगे, वो 4 घंटे लेके आपको उस आइलैंड पहुँचाएगी। मैं उस आइलैंड पे पहुँच गया, उस आइलैंड को बहुत बेहतरीन सुंदर देखा, मज़ा आ गया। मैंने कहा चलो नेक्स्ट डे फेरी लेंगे, वापस जाएंगे घर, क्योंकि मेरा वीज़ा खत्म हो रहा था 23 तारीख को, ठीक है। और मैं उस समय 2 दिन बचे होंगे वीज़ा ख़त्म होने में, 2 या 3 दिन, बस 2 दिन बचे थे। मैं कहा 23 को वीज़ा ख़त्म है, आज 21 तारीख है, कल लेंगे, वो चले जाएंगे भाई। सुबह हुई, मैंने आंटी को बोला जो वहाँ पे थी कि मैं जा रहा हूँ, मैं चेकआउट कर रहा हूँ, आप पैसे बता दो। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा वापस जा रहा हूँ। कह रही वापस कैसे जाओगे? मैं कहा फेरी से। फेरी तो आज चल नहीं रही। मैंने कहा वहाँ लिखा है वेबसाइट पे फेरी चलेगी, और मेरे को लग रहा है जापान है भाई, पक्के होंगे अपने वर्ड्स के ना, बट अब वेदर ऐसी है तो क्या करें। तो उन्होंने बोला नहीं, आज तो वेदर ख़राब हो गई है, फेरी कैंसिल हो चुकी है, फेरी तो चलेगी नहीं। फिर हम गूगल ट्रांसलेट पे बात कर रहे थे और कैसे बात करेंगे, तो वो मेरे को बोलती हैं कि तुम्हें इस आइलैंड के बारे में पता नहीं, ये आइलैंड ऐसी बीवी है तुम्हारी जो एक बार आओगे तो तुम्हें छोड़ के जाने नहीं देगी। और मेरे को डर लगना शुरू, मैं कहा मैं क्या करूं भाई। फिर मैं एक्सपायर हो रहा है 2 दिन में भाई, 2 दिन में। और मेरे को हो गया कि मेरा सपना है लंदन जाना, अगर मेरे पासपोर्ट पे कुछ भी इशू आ गया मैं तो फंस जाऊंगा बहुत बुरा। तो भाई मतलब फिर क्या हुआ, मैंने कहा आंटी ठीक है, मैं आंटी को छोड़ा, मैं बाहर गया, बाहर देखूं क्या है। भाई मेरे को हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही थी पास से, मैं भागा आवाज़ को फॉलो करता हुआ जा रहा हूँ, बस कहाँ जाना है, भागा। मैं जैसे ही पहुँचा, हेलीकॉप्टर मेरे सामने उड़ गया, चले गया। भाई कोई ऑप्शन नहीं। अब मैं वहाँ खड़ा हूँ, वहाँ पर एक पुलिस वाला है, एक लोकल आदमी है। पुलिस वाला एक ही है शायद उस आइलैंड पे, 160 लोग रहते हैं भाई, बहुत रिमोट आइलैंड, तो पुलिस वाला एक ही है वहाँ शायद। तो मैं पुलिस वाले को बताता हूँ अपना सिनेरियो कि सर मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा है, एनी हाउ मेरे को जाना है, मेरे को हेलीकॉप्टर में करवा दो, कल करवा दो, कैसे भी करवा दो। वो हंस गया भाई मेरे मुँह पे, वो कहता है क्या प्रॉब्लम है, वीज़ा ख़त्म हो रहा है। मैं कहा भाई ये हंस क्यों रहा है, मजे ले ये हाँ उसको लग रहा है फन चल रहा है। मैंने कहा भाई ये फन नहीं है, करवाओ कुछ भाई। तो उसने ना फिर हेलीकॉप्टर कंपनी का नंबर वहाँ होता है अवेलेबल, रिसेप्शन से लिया, आपको बुक करना होता है फ़ोन पे। अब मेरे पास ना जापानीज़ नंबर, ना मेरे को जापानीज़ आती है, तो उसने कॉल करके मेरे पता करा दिया। उसने बोला मैं शाम के 4 बजे, वैसे तो बुक चल रहा है सब कुछ, अगले 5 दिन तक हेलीकॉप्टर बुकड है, मैं फिर भी कॉल करके आपको शाम तक बता दूंगा, अगर कोई कैंसिल करेगा तो शायद आपको सीट मिल जाए। मैं कहा ठीक है, मैं शाम तक का वेट करता हूँ। भाई अब आइलैंड पे मेरे को रहना नहीं था उस दिन, मैं आइलैंड पे हूँ, अकेले फंसा हुआ हूँ, और शाम का इंतज़ार कर रहा हूँ। शाम हुई मगर पुलिस वाला आया नहीं, मेरे को लगा गेम ओवर हो गई मेरी भाई। फिर वहाँ पे एक लोकल आदमी था जिसको इंग्लिश आती थी। वहाँ उस वैसे टोक्यो में यू विल फाइंड प्लेंटी पीपल स्पीकिंग इंग्लिश। अब इतनी दूर गए हो तो वहाँ कौन इंग्लिश बोले, नहीं आती लोगों को इंग्लिश। तो एक आदमी को आती थी इंग्लिश, जिसको मैंने अपना दुखड़ा रोया कि भैया ये हो गया, मैं तो फंस गया हूँ बहुत बुरा। उसने कहा अपने इमिग्रेशन फ़ोन करो, अपनी एम्बेसी फ़ोन करो, करवाओ। मैंने कहा एम्बेसी में फ़ोन नहीं करना चाहता, दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए, मेरे को नहीं करना है। तो मैंने कहा कल देखूंगा, अब होपफुली कल कुछ हो जाए। तो उसने बोला कि ऐसा करो, ऑफिस खुलता है हेलीकॉप्टर का सुबह 8 बजे, एक ही है वहाँ पे ना, एक छोटा सा जगह है, 8 बजे खुलेगा, आप आके सुबह लाइन में लगो, मेक श्योर के दैट यू आर फर्स्ट इन दी लाइन। अगर किसी ने कैंसिल किया देन आपको ले जाएंगे। भाई मैं सुबह कितने बजे हेलीकॉप्टर पे चले गया, सुबह 4 बजे। मैं कहा मेरे को जाना है भाई। मैं सुबह उठा 3:30 बजे, भाई 4 बजे मैं वहाँ पे, 8 बजे की उसमें 8 बजे मैं 4 बजे रोडीज की लाइन बना थी सबसे पहले, मैं यूं साल ले भाई वो वहाँ पर एक बेंच सी थी,
मैं गया बेंच पे जाके लेट गया और मैंने वहाँ अपनी बोतल रख दी कि ये मेरा स्पॉट है, कोई वो नहीं होगा। वहाँ बोतल रखी और मैं कहा अगर आँख लग जाए बाई चांस और कोई और आके खड़ा हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी भाई। उस 4-5 घंटे में चाहे मेरे को बाथरूम आए कुछ भी आए, मैंने नहीं हिलना यहाँ से, मैं खड़ा रहूँगा। बट फिर लकीली भाई नेक्स्ट डे उसी दिन मतलब सुबह 8 बजे विंडो खुली, उसने चेक किया, एक सीट खाली थी क्योंकि किसी एक महान आदमी ने कैंसिल कर दिया था हेलीकॉप्टर। मेरे को हेलीकॉप्टर मिल गया और मैं हेलीकॉप्टर से फिर वापस आया। वरना क्योंकि क्या था वो सैटरडे था, तो सैटरडे फेरी कैंसिल हो गई, संडे फेरी चलती नहीं है। मंडे फेरी लेता तो वो पहुंचाती मेरे को ट्यूसडे, खत्म था मेरा वीज़ा। भाई ये माहौल बड़ा इंटेंस होता है भाई कि ऐसा कुछ हो जाएगा ट्रिप पे, बिल्कुल, लेने के देने पड़ वो भी जाते फर्स्ट ट्रिप पे। और भाई कुछ जगह बता दो जापान में जो कि एकदम मस्ट विजिट है, जाना ही चाहिए घूमने अगर कोई जा रहा है। भाई हिरोशिमा नहीं गए आप? गया हिरोशिमा में। वहाँ क्या है मतलब कैसी वाइब है? वहाँ पे भी तो हुआ था एक बढ़िया। भाई वहाँ ना यार बहुत सैड लगा, मतलब बहुत। वहाँ आप जाओगे अगर हिरोशिमा म्यूजियम है वहाँ पे, एटॉमिक बॉम्ब म्यूजियम, वहाँ पर अगर म्यूजियम चले जाते हो ना लोग आपको रोते हुए दिख जाए। मतलब आपने पिन ड्रॉप साइलेंस किसको बोलते हैं? हाँ। पिन गिरने की आवाज़ आ सकती है आपको। वहाँ इतना ज़्यादा साइलेंस था, मैं उस म्यूजियम से वॉक कर रहा हूँ, आप चलते हो आपके कपड़े साथ में रगड़ते हैं कभी कभी, कपड़ों की आवाज़ आती है। वहाँ भाई कपड़ों की आवाज़ आ रही है, इतनी ज़्यादा साइलेंस, मतलब इतने लोग हैं कोई कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि वो बहुत हॉरिफिक था। और वहाँ पे कहते हैं कि जब अटैक हुआ, जब बॉम्ब फटा था तो जो लोग वहाँ पे मरे थे तो उनकी शैडोज तक वहाँ बिल्कुल यही मैं बता रहा था। वहाँ पे म्यूजियम में उन्होंने लगाया हुआ एक पत्थर है जहाँ पे लोगों को उसकी शैडो बनी रह गई जब वो बॉम्ब फटा, क्योंकि हीट इतनी इंटेंस थी। शैडो जमीन में बनी हुई है, पत्थर में चिप ऐसे रह गई, वैपोरेट हो गए भाई बंदे जब वो एपिसेंटर पे फटा तो। और म्यूजियम वहीं एपिसेंटर के पास बनाया गया। उधर एक बिल्डिंग है जो खड़ी रही, क्या है, एक डोम है, उसको एटॉमिक डोम बोला जाता है। वो मेमोरियल के तौर पे अब खड़ा है कि याद रहे ऐसा कुछ बुरा हुआ था। तो क्या है कि जो बॉम्ब फटा ना तो वो उस डोम के ठीक ऊपर फटा, उस डोम से शायद 300 मीटर 400 मीटर फटा ऊपर। तो वो फटा, तो अब जब बॉम्ब फटा तो उसने फोर्स लगाई सब जगह बाहर, तो उसके आसपास का कुछ किलोमीटर, 2 किलोमीटर शायद 2.5 किलोमीटर का एरिया तो उड़ गया, मगर उस डोम पे फोर्स लगी डाउनवर्ड्स, तो धरती में। अब वो था स्ट्रॉन्ग, उनकी बिल्ड क्वालिटी होगी बढ़िया, तो डोम की छत वत सब उड़ गई, मगर डोम आज भी खड़ा है क्योंकि उसके ठीक ऊपर बॉम्ब फटा था। तो वो एक मेमोरियल के तौर पे आज वहाँ पर खड़ा हुआ है हिरोशिमा में। ओ, वैसे वहाँ पे लोग रहते क्योंकि कहते हैं कि जब ऐसा कोई अटैक होता है तो यूजुअली पॉपुलेशन वहाँ नहीं होती या नहीं, तो बहुत बड़ा शहर है, अब तो इतना नहीं है। बट क्या होता है एटॉमिक बॉम्ब का, एक तो इंस्टेंट इफेक्ट होता है, एक होता है कि वो आपकी जीन्स के साथ कुछ कर देता है तो उसके बाद आपकी जनरेशन इफेक्ट हो जाती है। तो काफ़ी बार लोग जो पैदा हुए वो बहुत ज़्यादा फिजिकली चैलेंज पैदा हुए उसके बाद। तो वो तो है वहाँ पे, म्यूजियम के अंदर भी दिखाया गया। अभी बिल्कुल नॉर्मल सिटी है, यू कैन नॉट इवन टेल यहाँ कभी कुछ हुआ था। भाई म्यूजियम में और क्या क्या दिखाया गया अगर आप बता सकते हो? यार जो तस्वीरें थी ना वहाँ पर, तस्वीरें आपको हॉन्ट कर देती हैं। बच्चों के कपड़े थे, बच्चों के कपड़े, फटे हुए कपड़े, थोड़े थोड़े जले हुए, वो सब था। वो शैडो वाली चीज़ मैंने बताई आपको, तो बहुत खतरनाक था, बहुत ज़्यादा खतरनाक था। बट वैसे जापान ओवरऑल मज़ा आया घूम के, या इंडिया में मज़ा आता है घूम के? नहीं, जापान में बोलूँ मैं। जापान की क्या यूनिक चीज़ें थी वहाँ? हमने सुना है वो पॉन वाले बार्स भी हैं, ऐसा कुछ सीढ़ी हाँ, भी तो देते हैं एशिया का जो लार्जेस्ट रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है वो टोक्यो में है, एशिया का लार्जेस्ट। अब वहाँ पे खाली थाईलैंड में नहीं है? आई थिंक टोक्यो के अंदर है। गलत हो सकता हूँ बट मेरे को लगेगा नहीं मैं गलत होऊंगा, आई डोंट थिंक गलत होऊंगा। तो वहाँ क्या है कि वहाँ खाली ब्रॉथल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वहाँ अलग अलग तरह का ये होता है आपका रेड लाइट एरिया का। तो वहाँ पे जो आप बोल रहे हो उसको बोला जाता है ब्लो जॉब बार्स। अच्छा। तो ब्लो जॉब बार्स वहाँ पे काफ़ी हैं। एक एरिया है वहाँ पे शिंजुकू के अंदर, काबाकुचिको करके जगह है, ब्लो जॉब बार्स होते हैं वहाँ पे। आप यू कैन गो, यू कैन अवेल द सर्विस एंड यू कैन कम बैक। उसके सिवा वहाँ पे होस्ट कैफ़े भी होते हैं, नथिंग सेक्सुअल अबाउट इट, बट क्या होता है कि जो आप अगर जाते हो तो आपको 5-6 लड़कियाँ होस्ट करती हैं एक बार के अंदर। मतलब आपसे बातें करेंगी बार में बैठ के, आपका दिन पूछेंगी कैसा रहा, और आप कुछ भी बोलोगे आपकी बस तारीफ ही करेंगी कि मेरा बॉस ऐसा है। भाई वहाँ थोड़ा लोनली, खून गरम करेंगी, थोड़ा लोनली लाइफ है वहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं, खुश करेंगे थोड़ा इमोशनल सपोर्ट। हाँ, इमोशनल सपोर्ट वो देती हैं। उनकी ऑब्वियसली दारू वारू का खर्चा आप ही को देना है सारा। तो वो बैठ के आपको कितने लुटा कर आया आप? मैं नहीं गया भाई। तो आपको क्या है ना, उनको शायद फील होता हो कि हमें कोई बात करने वाला चाहिए, तो वो है। एक तो ये हो गया। एक मसल बार भी वहाँ पे होता है। वहाँ पे क्या है भाई, लड़कियाँ होती हैं बड़े बड़े डोलों वाली, और वहाँ लोग जाके चाटे खाते हैं। हाँ, ये रील पे देखा है मैंने। ये भी बड़ा कूल है। बट अगेन दिस सोपलैंड आप पूछ रहे थे, सोपलैंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये एक तरह का ब्रॉथल ही होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन तो इलीगल है।
बट अलग अलग तरह के वो साइडवेज निकाल लेते हैं ना, तो सोपलैंड होता है जहाँ पे आप जाके एक सर्विस अवेल कर सकते हो जहाँ पे आपको एक लड़की नहलाती है एंड देन उसके बाद मे बी इट लीड्स टू इंटरकोर्स, ये रहता है। बट आपको अपना एक बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस बताऊंगा जो जापान का मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। दिमाग ब्लो हो गया भाई मेरा, ठीक है। मैं, ये हो गई टोक्यो की बात, मैं था ओसाका में। ओसाका में एक दिन मैं घूमते घूमते ऐसी एक जगह पहुंचा। ऑब्वियसली मैंने उसके बारे में पढ़ लिया था इसलिए मैं वहाँ गया था, मैं को देखते हैं भाई क्या सीन है ये। तो आपने एम्स्टरडैम के बारे में सुना होगा, मैं तो गया नहीं, मैंने सुना है खाली कि वहाँ पे जो रेड लाइट, वहाँ का रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे ग्लास के पीछे कुछ लड़कियाँ खड़ी रहती हैं। अभी हम देख कर आए थे, अभी हम गए थे। हाँ, उसका सेम वर्जन जापानीज में उससे बेटर इन द सेंस लाइक क्लीनलीनेस और वो सब ओसाका के अंदर है। जगह का नाम है टोबिता शिंती करके कुछ जगह है, आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट वहाँ भाई क्या सीन था, मतलब वो एक एरिया है जहाँ पे सारी की सारी स्ट्रीट लाइट्स पिंक है, सॉफ्ट पिंक, ठीक है, बहुत साफ। और वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे घर बने हैं, घर या दुकान कुछ भी बोल लो, छोटे छोटे लाइन से घर हैं एंड वहाँ पे गेट्स खुले रहते हैं उनके, और उस घर के या उस शॉप के अंदर एक लड़की बैठी होती है अलग अलग अटायर्स में, लाइक एक कोई स्कूल गर्ल कॉस्ट्यूम में बैठी है, कोई खाली बिकनी में बैठी है, कोई आपकी अलग फैंटेसी होगी, कोई उसमें बैठी हुई है, एक जवान लड़की होती है यंग काफ़ी, एंड एक मामा सान बोलते हैं, एक बूढ़ी औरत होती है, बूढ़ी नहीं एक एजड औरत होती है वहाँ पे, बस दैट इज़ इट। तो आप उस स्ट्रीट से वॉक करते हो, आप लिटरली वहाँ पे उस रेड लाइट एरिया में घूमते हो, यू आर लुकिंग कि आपको अगर इंटरकोर्स करना है तो आप किसके साथ करोगे, लाइक यू आर वॉकिंग एंड यू आर जस्ट लुकिंग एवरीथिंग वाला ही हो गया सेम। हाँ, बट यहाँ ग्लास भी नहीं है, लड़कियाँ बस बैठी हैं और वो आपको हाय बोलेंगी, बुलाएंगी ऐसा, एंड देन आप अगर जाते हो उनके पास तो जाते ही वो जो आंटी होती है वो आपके हाथ में एक पेपर देती है जिसके अंदर बेसिकली रेट्स लिखे होते हैं कि 15 मिनट का XYZ, 20 मिनट का XYZ। भाई ये सेम चीज़ एम्स्टरडैम में ही है, बट वहाँ पे ग्लास लगा हुआ है जो आप बोल रहे हो, सेम चीज़ है, स्ट्रीट है, बट वो इतनी सुंदर क्लीन नहीं है जो आपने बोला। भाई एकदम क्लीन, अच्छा, मतलब और ऑकवर्ड नहीं फील होता भाई, मतलब नहीं, स्ट्रेंज था काफ़ी। तो वहाँ लोकल लोग काफ़ी घूम रहे थे? लोकल ही थे मोस्टली सारे, क्योंकि टूरिस्ट तो बहुत कम जाते हैं ऐसी जगहों पे, तो वो था भाई थोड़ा सा। टोक्यो में थे टूरिस्ट बहुत सारे? टोक्यो में तो बहुत टूरिस्ट, भाई टोक्यो मैंने सुना गाड़ियों का कलेक्शन बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा कल्चर है भाई वहाँ पे ना। मैं नहीं कर पाया यार, मेरा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ काम नहीं किया, मेरे को लगा कि चलेगा, नहीं हुआ साला, वरना मैं प्लान था वहाँ ना ड्राइव करने का कुछ तो बढ़िया गाड़ी। दिखती है एक्सोटिक कार जैसे कि मूवीज में भी हम देखते हैं। शिबुया करके एक जगह है, वहाँ मैंने देखी। बाकी कहते हैं योकोहामा टोक्यो के पास में, जैसे दिल्ली नोएडा हो गया ना, वैसा ही कॉन्सेप्ट कुछ समझ लो। योकोहामा पास में एक शहर है टोक्यो के, तो वहाँ पर ज़्यादा कल्चर है गाड़ियों वाड़ियों का, लोग फुल वो करके टोक्यो ड्रिफ्ट वाली फील। हाँ, अंडरग्राउंड मीट्स भी होती है भाई वहाँ पे ना, मैं नहीं अटेंड कर पाया बट होती हैं, क्योंकि अगेन आपको गाड़ी चाहिए, मैं गाड़ी तो अब रेंट ही नहीं कर पा रहा, मैं तो क्या करूँगा। तो जो जापान में आपने सिटीज तो घूमी, साथ ही कुछ लोकल विलेजेस भी घूमी जैसे? भाई खूब घूमे, मेरे साथ वहाँ भी बड़े सीन हुए हैं, मतलब मज़ेदार, वो तो काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा उसके लिए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।